शंभू बॉर्डर पर किसान और जवानों के बीच तीखी झड़प, पुलिस ने हिरासत में लिए कई आंदोलनकारी। बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान, बोले नई पारी की कर रहा शुरुआत, महाराष्ट्र में कांग्रेस का होगा सफाया। जया बच्चन को 5वीं बार राज्यसभा भेज रही सपा, आलोक रंजन, रामजी लाल को भी दिया टिकट। यूपी में 8 आईपीएस के तबादले, लखनऊ वाराणसी जोन के बदले एडीजी नीलामजा चौधरी भी शामिल। साइबर क्राइम में यूपी नंबर 1, साल भर में 2 लाख से ज्यादा ऑनलाइन ठगी हुई, 721 करोड़ का लगा चूना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए जया बच्चन को 5वीं बार प्रत्याशी बनाया और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल, सुमन, पूर्व चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन को भी राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। आज दोपहर जया बच्चन ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें, आलोक रंजन साफ सुथरी छवि के ब्यूरोक्रेट माने जाते रहे और अखिलेश यादव के करीबी अफसर में उनकी गिनती होती रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आलोक रंजन समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी में भी रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली सहित कई चुनावी वादों को भी उन्होंने समाजवादी पार्टी की घोषणाओं में शामिल करने का काम किया। कायस्थ बिरादरी से आने वाले आलोक रंजन को राज्यसभा भेजकर समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कायस्थ समाज के लोगों को लुभाने का काम करने का काम कर रही है। और निष्ठा रखूंगी और भारत की स्थान भरने के लिए अभ्यास। अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के दमन का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा, दिल्ली सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है। 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, फिर भी किसानों को एमएसपी गारंटी देने को तैयार नहीं। बीजेपी सरकार किसानों के वोट तो लेना चाहती है पर उनकी मांगों को नहीं मानना चाहती। वहीं अखिलेश यादव ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने को लेकर सरकार की निंदा भी की। जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए किलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। वहीं हाल ही में महाराजगंज जिले को सीएम योगी ने
1522 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी, जिसकी पहली किश्त 266 लाख रुपए की जारी की गई है, जिससे जिला मुख्यालय पर उच्च कोटि के ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने सीएम योगी का आभार भी जताया। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और साथ ही साथ महाराजगंज की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत ऐतिहासिक मांग थी कि महाराजगंज में कोई भी ऑडिटोरियम नहीं था, किसी कार्यक्रम को करने के लिए कहीं ना कहीं हॉल टेंट का व्यवस्था सारे लोगों को देना पड़ता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोग की बहुत दिनों से हमारे विधायक की सबकी जनता की मांग थी कि महाराजगंज में एक बढ़िया ऑडिटोरियम बने और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। उसका जिले पे आ गया है और साथ ही साथ जिले के सड़कों का विस्तार तो काफी है कि कुछ सड़कें बाकी रह गई थी, जिसके नाते आम जन को बहुत समस्या होती थी। जैसे चौक से सोनारी मार्ग था, उसमें 12 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति प्रधान मुख्यमंत्री जी ने किया है। पटोरी खुटरा मार्ग जो क्षतिग्रस्त था, बाधित भी था, उसका भी टेंडर 13 करोड़ 73 लाख रुपए का होने जा रहा है। वही में अगर देखें तो प्रतापगढ़ पुराना में जो अधूरा काम था, एक पैच बाकी रह गया था, उस पर भी 9 करोड़ 50 लाख रुपया स्वीकृति प्रदान किया है। और महाराजगंज बागापार आबादी शुमारी से लेकर रामगांव तक 32 करोड़ रुपए का स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही साथ 4 करोड़ 99 लाख 70 हजार रुपए की भी स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो खेल मंत्री जी ने किया है मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, जिसमें आप हमारा स्टेडियम जो हमारे नौजवान खिलाड़ी है उनको जो सुविधा होती थी, जो खेल उनको टेनिस कोर्ट बनने जा रहा है, वॉलीबॉल का कोर्ट बनने जा रहा है, बास्केटबॉल का कोर्ट बनने जा रहा है, रनिंग ट्रैक जो हमारा ठीक नहीं था, रनिंग ट्रैक व्यवस्थित होने जा रहा है और बैडमिंटन हॉल का पूरा सुदृढ़ीकरण होने जा रहा है, ताकि खेल के प्रति लोगों का रुझान और बढ़े, बच्चों को सुविधा प्रदान जाए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड परीक्षाओं का आगाज आज से हो रहा है। इस बार परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 509 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं 2 पालियों में संचालित होंगी। पहली पाली सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी और दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक होगी। इस बार कुल 1,41,115 परीक्षार्थी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। सीसीटीवी की कड़ी निगरानी परीक्षाएं कराई जाएंगी। साथ ही परीक्षा इसके अलावा भवन में कंट्रोल रूम से भी मॉनिटरिंग होगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। वहीं यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल पहुंचे, जहां जिम्मेदारी बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होने वाले थे, कुछ एब्सेंट हुए हैं, तो पूरे 7 केंद्र बनाए गए हैं। मैं 4 केंद्रों में पहुंचा, उसमें यहाँ भी आया। परीक्षा बड़े अच्छे माहौल में, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके अलावा हम लोग खुद इंदिरा भवन से जो है हमारे स्टाफ रजिस्ट्रार वहीं बैठी हुई हैं और पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग हो रही है। 509 केंद्रों की नहीं, हर कक्षों की मॉनिटरिंग वहाँ से भी हो रही है और बड़े पारदर्शी माहौल में, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हो रही हैं। एडमिट कार्ड को लेकर जो खामी मिली थी, उस पर क्या हिदायत दी गई है? बच्चों ने सिग्नेचर नहीं किया था, प्रिंसिपल ने इशू किया था। हमने कहा ये सिग्नेचर होना चाहिए, तो उन्होंने फटाफट सिग्नेचर कराया है। ये खामी थी, उसको दूर किया जाएगा और आगे से ध्यान भी रखेंगे कि ऑथेंटिक तभी माना जाएगा जब बच्चे सिग्नेचर किए रहेंगे। उसी सिग्नेचर के आधार पे जो अटेंडेंस शीट होती है उसको ही करते हैं। जो दौरे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में चूंकि 73 जिलों में सेंटर बने हैं, हर जगह तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन फिर भी 6 दिन में 10-12 जिलों तक पहुँचने की कोशिश करूँगा और ज़मीनी हकीकत को देखने का प्रयास। आप शीट पे साइन पहुंचा
श्री राम नगरिया में दबंगों ने युवकों और युवतियों पर हमला कर दिया और इसमें 4 घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया। वहीं पूछताछ में साधुओं ने विशेष समुदाय के लोगों पर मेला में मारपीट करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये लोग मेला देखने लड़कियां आई वो भी उन्हें माता किया, वो लड़कियों को जहां तक मारा कि उनकी हाथ खराब है। और हम तक नहीं, तब तक हम पहुंचे ये लड़कियों की क्या हो जाती खुद कोई जंगल लड़के जाने की ना ये ना तो बोले में भी तो पेट बना के सामने अगर हमने पहुंचे ये लड़कियां आज जितना नहीं जितना ये लड़के घुमाओगे घुमाने के लिए माँ बाप नंबर 1 नहीं रहने देगा उसका बाप क्या बैठा सब जता करता था। 3 लोग 4 है, 2 लेडीज है 2 जेंट्स। 2 लेडीज माने 2 बिटियां उन बेटियों को भी मारा। सबसे खाली ज्यादा बिटियां ही उनके पेटों में चोट आई है, पैरों से मारे हैं। ये लोग कहाँ के रहने वाले पुरास कन्हैया के रहने वाले हैं। नहीं, जो जिन्होंने मारा वो कहाँ के रहने वाले? ये नहीं मारा, वो मालूम है दुकान है बात पकड़ के आएगा वो बताएगा। 2 लोग हाँ 2 लोग पुलिस के कस्टडी और सब खड़ा रहे तो सदा बच्चा होगा। बदायूं में मुजरिया थाना क्षेत्र के सत्यवीर की हत्या उसका ई-रिक्शा लूटने के लिए की गई थी। हत्या मुजरिया चौराहे से कुछ सामान पहुंचाने के बहाने निर्माणाधीन मकान में ले गए, वहां उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके पास से लूट का सामान बरामद हुआ। इसमें एक अन्य आरोपी है जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। देखिए, मुजरिया क्षेत्र में एक ई रिक्शा चालक था जिसका नाम था सत्यवीर। 18 वर्ष की उसकी आयु थी और वो ई रिक्शा इस क्षेत्र में चलाता था। 5 तारीख को समय से जब वो घर नहीं पहुंचा, घर वालों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की और उसके बाद जब वो नहीं मिला तो उन्होंने संबंधित थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी के बाद पुलिस ने उसकी छानबीन शुरू की। थानाध्यक्ष मुजरिया और क्षेत्राधिकारी सहसवान ने इसकी जांच पड़ताल के लिए उसके फोन जो नहीं मिला था उसकी कॉल के नंबर निकलवा करके और उसके आधार पर उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु ढूंढने के क्रम में 11 तारीख को उसका शव घर वालों के द्वारा बरामद किया गया एक खंडहर निर्माण मकान में जो बिलसी थाना क्षेत्र में पड़ता है। पुलिस ने वहां मौके पर जाकर अपनी जांच पड़ताल की, शव को कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आने से ये पुष्टि हो गई कि उसकी हत्या की गई है। फिर पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की, अपनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और एसपी देहात के नेतृत्व में टीम गठित की गई जिसने कठिन परिश्रम से इस घटना का खुलासा करते हुए एक इकबाल नाम के अभियुक्त गिरफ्तार किया जो सहसवान का रहने वाला है। उसने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने साथी गौरव के साथ उसको कुछ पैसों की जरूरत थी। इमीडिएटली उसके साथी को, दोनों का कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं मिला, लेकिन ये पता चला कि दोनों को ही नशे की आदत थी। उस चक्कर में उनको जब पैसों की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने इस टीवी को ई रिक्शा को हायर किया और हायर करके उसको एक खंडहर मकान में जो पहले से उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा था वहां ले जा करके उसको ये कह के उतारा कि हमें छत से कुछ सामान उतारना है, सीढ़ी लगा कर हमारी मदद कर दो। और जब वहां पर उनकी मदद उतरा तो दोनों ने गले में फंदा डाल करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करके शव को वहीं छुपा दिया और उसका ई रिक्शा लेकर चले गए। ई रिक्शा में जो बैटरीज थी वो निकाल दिया उन्होंने और जो भी उसमें वैल्यूएबल्स निकाल करके
उन्होंने ले लिया और ई रिक्शा को कहीं डंप कर दिया, जिसको पुलिस ने बाद में बरामद किया और बैटरीज को उन्होंने बेचने का प्रयास किया। जिस कबाड़ी के पास भी लोगों थे, शक के आधार पर उसको लगा कि बैटरी नहीं खरीदी जानी चाहिए, तो उसने मना कर दिया। इसी बीच में पुलिस को सूचना मिल गई और उन्होंने इकबाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो दूसरा आरोपी उसको गिरफ्तारी की टीम में रवाना कर दी गई है और उसको भी शीघ्र गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करके अग्रिम विवेचना कराई जाएगी। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने पट्टे की नोक पर नाबालिग किशोरी को अगवा कर दंडनीय की घटना को अंजाम दिया। वही घटना के बाद डरी सहमी नाबालिग किशोरी घर पर पहुंची तो परिजनों से आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने दोनों युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर दी और प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। थे घर में ऐसा कुछ हमको आवाज आया, हम तुरंत आए तो उमेश वर्मा जो है हमारे लड़की को जो है कट्टे के बल पे जो है गाड़ी पे खींच के बिठाया है और उसके बाद जो है हम खड़े हो गए हैं। हमारी छोटी लड़की पीछे पीछे गई है और लड़की को, बड़ी वाली लड़की को बिठा ले गया है और दुष्कर्म किया है कट्टे के बल पर। और कहाँ लेके गया हमारे लड़की को नहीं मालूम। कितनी देर बाद आपकी लड़की वापस घर आई? और रात को 12 बजे गई है यहाँ से घर से जो है, और सुबह जो है करीब 4 बजे के पास आई, 4 बजे के आसपास आई है। तो पुलिस को आपने सूचना दिया? पुलिस को सूचना मैं 12 बजे रात को दिए थे। तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। तो क्या आरोपी गिरफ्तार हुए, मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कार्रवाई हो रही है, अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है जो है। और उसके बाद जो है लड़की का जो है, मैं जो है साहब मांगे तो फोटो दे दिए, फोटो रखा था और छोटी वाली का आई कार्ड दे दिए। अच्छा, जो हमारे पास था वो प्रूफ दे दी। पुलिस कार्रवाई कर रही है? वहाँ पुलिस मेडिकल करवाई लड़की? नहीं, मेडिकल तो अभी नहीं हुआ है, आज होगा। सर रात को आए थे 12 बजे तो मेरे पास फ़ोन आया कि हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, घर कर बाहर आओ। तो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ना बात करनी है। तो सर जबरदस्ती कर बाइक पर बैठाने लगे। कहाँ लेके गए? सर जगह का नाम नहीं पता, लेकिन लेकर गए थे। तो फिर क्या हुआ? सर जबरदस्ती करे थे। तो कुछ डरवाए धमको आए थे? जी। कैसे डरवाए धमको आए थे? सर मुंह दबा के जबरदस्ती कर रहे थे। अच्छा, असला भी दिखाए थे? सर जी। अच्छा, असला दिखा करके किया? जी। तो कौन कौन थे पता है कुछ? सर एक को तो जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते हैं। तो आपके साथ क्या कुछ घटना घटी? जी। क्या किया आप? तो फिर आप जब घर आई कितने देर बाद आई घर पे? सर 1-2 घंटे बाद। तो फिर आपने बताया घर पे? जी। किससे बताया? सर जब सबके सामने आए तो सबसे बताएं। तो पुलिस के पास आप गई? जी। तो दिया तारीर आपने पुलिस को? जी। पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही कि नहीं कर रही? जी कर रही है। अच्छा, ठीक। जनपद बस्ती के थाना छावनी अंतर्गत पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना छावनी अंतर्गत उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई के तहत साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और जैसा इस मामले में होता है 164 मेडिकल तमाम चीज़ें ये फॉर्मेलिटी पूरी कराई जा रही है और इसमें जिसके विरुद्ध नामजदगी की गई थी पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और इसमें हम वैधानिक कार्रवाई करा रहे हैं। फर्रुखाबाद में दबंगों का कहर जारी है, जहां कुछ दबंगों ने दलित की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, वहीं विरोध करने पर जान माल की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने कलवा गिरोह के सदस्यों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही। पीड़ित का कहना है अगर पुलिस जल्द ही कोई एक्शन नहीं लेगी तो वो आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। सर मेरी जमीन कब्जा कर ली गई थी हमारे गांव के लालमन अमर सिंह, अतर सिंह, देवेंद्र सिंह द्वारा और सरकारी जमीन पर पक्के मकान बना लिए गए, जिसकी मैंने शिकायत कर दी थी डीएम साहब सनिया। तो दोनों जमीनों पर मुकदमा कराए गए हैं। मेरा मुकदमा जीत गया धारा 24 में। तो विपक्षी कानपुर से इट्टे ले आया। उसी विवाद को लेकर लालमन अमर सिंह, अतर सिंह, देवेंद्र सिंह इन्होंने कल्लू गिरे के अपना भांजा विनोद पाल सोतेपुर का रहने वाला है, इस पे कई डकैती कत्ल के मुकदमा चल रहे हैं और ये कान हमारे बच्चे के हमारे साथ घर पे आकर कई बार लड़ाई झगड़ा मारपीट कर चुका है। हमारा बच्चा खेत पे पानी लगाने गया था तो उस पे बाग में
हमारे बच्चे के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई और गाना और उसकी वीडियो भी बनाई गई है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी गद्य भाषा में प्रयोग कर रहा है, जिसकी शिकायत मैंने डीएम साहब एसपी साहब को दी जाकर, तो उस पर दरोगा का नाम महेंद्र सिंह यादव और दरोगा शिव कुमार द्वारा इन लोगों ने गलत रिपोर्ट लगा दी। फिर उस द्वारा मेरे साथ से मान लड़ाई झगड़ा गाली गलौज की, तो मैंने एसपी साहब डीएम साहब को प्रार्थना को फोन से बताया। बताने के बाद में जिन लोग मेरे घर पे आए, आपने किसी राजस्व कर्मी को नहीं अवगत कराया? राजस्व कर्मी यहाँ लेखपाल अमनीत साहब के कानों को रविंदर नायब तहसीलदार को बताया और काना ये लोग भी हमारे साथ में काना गलत रिपोर्ट लगाकर निस्तारण कर रहे हैं। इन्हें सरकारी जमीन पर पक्के मकान बनवा दिए गए और हमारी जमीन पर भी कब्जा करा दिया गया। मुझे कोई कब्जा सर नहीं दिला। यदि आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? सर हम न्याय नहीं मिला तो सर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और न खुदकुशी कर लेंगे अपने पूरे बच्चे के साथ में। अगर इससे बढ़िया हमारा खेत सर गिरवी रह गया है, हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जात के धोबी हैं, ये लोग मुझे निभाने नहीं देते, पल पल पे गिरता गिरते मारते, माता पिता के मैं अकेला हूँ और मेरा कोई सर गांव में दूसरा कोई ऐसा परिवार नहीं सर है। यूपी के सीतापुर में स्वाट टीम और बिस्वा पुलिस अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लाखों के जेवरात, नकदी, 2 बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किए गए। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया चारों सदस्यों में एक महिला भी शामिल है। पूछताछ में अभी तक 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें से एक घटना थाना बिस्वा के अंतर्गत हुई चोरी है। वहीं सकरन व रेउसा में कुछ वारदातों को अंजाम दिया था। आज जनपद सीतापुर की स्वाट टीम के द्वारा तथा थाना बिस्वा की टीम के द्वारा एक चोरों के गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें 4 व्यक्ति, इनका नाम पंकज, राजकुमार, चेतराम तथा एक महिला शामिल है। इन सभी लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। तो इनसे पूछताछ में अभी तक 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें से एक घटना थाना बिस्वा के अंतर्गत जिसको मीडिया के द्वारा प्रकाशित डकैती की तरह किया गया था, जिसमें ये चारों लोग, इनमें से ये चौकीदार है, इन लोगों के द्वारा गिरोह बनाकर चौकीदार के द्वारा दरवाजा खोला गया तथा बाकी तीनों लोगों के द्वारा चोरी की घटना को किया गया था। वहां से एक बैटरा, कुछ सफेद धातु की जेवर तथा इसके अलावा एक 4,350 रुपए नकदी, इतनी सामान चोरी हुआ था, जिसको आज इनके पास से बरामद किया गया है। इसी गिरोह के द्वारा थाना सकरन में भी एक चोरी की घटना को किया गया था, उसका खुलासा किया जा रहा है तथा थाना रेउसा में भी कुछ घटनाओं को किया गया था, जिनके द्वारा इनकी पूछताछ की डिटेल की जा रही है। इस गिरोह के द्वारा जो चौकीदार है उससे पहले संपर्क स्थापित करके उसको हनी ट्रैप के द्वारा अपने गिरोह में शामिल किया गया और उसके बाद में चौकीदार ने ही स्कूल का दरवाजा खोला, जिसके बाद ये चोरी घटना की गई। चौकीदार ने सुबह मीडिया में तथा पुलिस को यह गलत जानकारी दी कि उसको बंधक बनाकर लूट की गई है और डकैती की गई है। इसी प्रकार से इस गिरोह के द्वारा ये मॉडस ऑपरेंडी लगातार अपनाया जा रहा है। अन्य घटनाओं की भी जांच की जा रही है, उनका खुलासा जल्द किया जाएगा। गोंडा में छपिया थाना क्षेत्र के मोहलीखोरी गांव में सुबह जमीन विवाद को लेकर एक फौजी ने 7 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतक महिला अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए आई थी। वहीं इस ताबड़तोड़ फायरिंग से गाँव में दहशत का माहौल है। आरोपी फौजी सीताराम यादव फरार बताया जा रहा है। वारदात के बाद गाँव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और घटना की पड़ताल की जा रही है। मारने के लिए आए थे यहाँ पर। ठीक है, वो बता दिए, आप उसमें कौन हो? कुछ सर कोई विवाद नहीं था, बस एक छोटी सी टीन का विवाद था, जो कि 3 दिन पहले घटना हुई थी। उन्होंने गाली दी, हम चुप लगा गए। फिर आज वो आते हमारे घर के अंदर लाके बाइक खड़ी करी, हमारे चाचा के लड़के को मारने लगे। तो हम लोगों ने छुड़ाया उसे भगा दिया वहाँ से। वो मिलिट्री में काम करता है। वो गया अपने सारे भाई बंधुओं को इकट्ठा कर। क्या नाम है जो मिलिट्री वाले हैं? गब्बर नाम है उनका, गब्बर। में कुछ और नाम, और लेकिन उनका फौज में कुछ और नाम है। जो गांव के लोग परिचित है, उसका नाम गब्बर है। उसके 4 भाई हैं, उसके बाप का नाम फिरे है। उसके सारे लड़के आए थे, उसमें किन्नी और अर्जुन, ये जो मेन बंदे हैं, सबसे मेन है गब्बर, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। और ये क्या नाम, अर्जुन और किन्नी, ये लोग भी आए थे। और उसके 4 भाई, जिनका मुझे नाम नहीं पता है, और वो गोली मार के गए हैं, जिसमें से मेरी मामी को गोली लगी है। गोली लगी है 6 लोगों को लगी है, मुझे मिला के। आपको भी गोली? कहाँ लगी आपको गोली? मुझे गोली यहाँ लगी है, और जिससे मेरा फोन डैमेज हो गया। अदरवाइज मेरे पैर पे गोली लगती
और मैं भी इस टाइम हॉस्पिटल में होता। मेरी मामी जिसको गोली मारी, यहाँ गोली लगी है और डेड कर गई, जिसका ब्लड भी वहाँ पर है। पुलिस ने राउंड कराया उसको। मेरे भाई के पेट में कितनी राउंड गोली चली है? कम से कम 12 से 15 राउंड गोली चली है। उसके छर्रे भी हमारे पास है, एज एन एविडेंस हमने उसको पुलिस को दिया है। पीछे औरतों को नहाने के लिए इंतजाम कर रहे थे तो फौजी आके पीछे गाली गलौज करने लगे। हम लोग क्या नाम है फौजी का? फौजी का गब्बर कहा, लेकिन नाम का सीताराम है। अच्छा, उनसे कोई विवाद है क्या आपका? हमारा पिछड़ा कोई विवाद नहीं रहा, कब्बों ने विवाद रहा। वो आए हैं और जोड़ते हुए टीम गिरा के गाली उड़ी लगे है। फिर तो हम लोग बोले भैया क्या बात है, तब कहीं साले साहब हटा दें तो जान से मार देंगे, करते हम लोग हटा ले जान तो बात खत्म कर देंगे कि शादी ब्याह भाई का आगे कुछ की जाए। इसके बाद में क्या किया वो आगे, अब आज शादी का दिन जैसे 13 तारीख को आपके यहाँ शादी है आज? शादी आज के दिन। अच्छा, किसकी लड़की शादी है? लड़के शादी है की? अच्छा, तो आए हैं दादागिरी करके, मोटरसाइकिल खड़ी की हमारे घर के सामने और उधर के मेरे भाई के लड़के को खरीदते मारते ले गए। फिर सारे लड़के दौड़ के बचाने लगे, सबको मारने लगे। और इसके बाद जाके पूरा टीम इकट्ठा करके लाके फिर गोली लाके चलाए हैं 12 राउंड या 14 राउंड जो भी तमाम दिए पुलिस को हम निकाल के जो है। अब उसमें अभी पता लग रहा है कि शायद एक हमारे जो साले की बहू थी वो खत्म हो गई और हमारे भाई गोली very सीरियस है। और पहले को गोली लगी हुई है, उसमें 3 आदमी गोली लगी हुई है। 6 की गोली लगी है। और हमारे साड़ू के लड़के के किशोर नाम है, उसके मुंह पे ईंट मारा है, उसका मुंह सारा। कई लोग आए थे आपके दरवाजे तड़के? हमारे घर पे आए थे, ये 10-12 लोग थे, लेकिन 6, 7, 8 की पहचान हुआ।